नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। हम लेकर के आए हैं आपके लिए यानी EMRS टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। और यह टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास होने वाली है। टॉप 30 क्वेश्चन की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं उसमें यह टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास है। बहुत सारे क्लासेस आएंगी, जब तक आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर नहीं हो जाएगा, जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक हम सारे क्लासेस को लेकर आते रहेंगे आपके लिए। यह क्लास उपयोगी होने वाली है EMRS DSSB TGT PGT NVS और KVS के लिए। साथ ही साथ आप जो नेट JRF के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी स्टेट लेवल का जो सेट परीक्षा करवाई जाती है उसमें भी यह क्लास उपयोगी है। तो आप इस क्लास को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की थी कि आपके पास सिलेबस नहीं है, तो हमने आज इस PPT में सिलेबस को भी शामिल कर लिया है। आप सिलेबस को ध्यानपूर्वक से देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, क्योंकि किसी भी परीक्षा को तैयारी करने से पहले सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि आप उसके पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से देखें, समझें और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पाठ्यक्रम क्या है आपका, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लिख करके अपने जो टीचिंग टेबल आपका स्टडी टेबल है उसके सामने आप रख सकते हैं। किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास उसका सिलेबस तो होना ही चाहिए, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सफलता के नज़दीक पहुँचेंगे। चलिए अब हम टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का? पहला टॉपिक जो आपको सिलेबस में दिया गया है वह है क्या? टीचिंग नेचर यानी शिक्षण की प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ये सारे संबंधित आपको शिक्षण से संबंधित है। शिक्षण अभिरुचि है तो शिक्षण आपको टीचर बनना है। आप इसके पहले चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते थे, चाइल्ड पेडागोजी आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़ना है। तो ये सारे आपके टॉपिक जो है आपके सिलेबस में हैं, आप इसे अच्छे तरीके से देखिए। ये पूरा कवर करवाएंगे हम आपके लिए। प्रत्येक दिन आपके लिए क्लासेस आएंगी। हम जितने भी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं उन सभी की क्लासेस आते रहेंगे, तब तक आएंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। इसलिए पूरा विश्वास रखते हुए हमारे साथ, हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए आपने परीक्षा की तैयारी को करते रहिए। किसी भी प्रकार से आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जो हाई कोर्ट का आदेश आया है स्टे लगा हुआ भर्ती पर, उसकी प्रक्रिया जो बहुत जल्द ही वो समस्या समाधान हो जाएगा उसका। तो आप परेशान ना हो बिल्कुल, और आगे बढ़ते रहें, हमारे साथ पढ़ते रहें। अध्ययन अध्यापन को हम लोग करते रहेंगे। ये सब तो प्रक्रिया है ना। तो ये मोटिवेशन पंक्ति है आपके लिए। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीरे चल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप रुके कब तक नहीं और जीता वही जो मैदान छोड़ के भागा नहीं। जी हाँ मित्रों, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि व्यक्ति क्या करता है, एक दो परीक्षा नहीं पास होता है तो वो ऐसा सोचता है कि मैं कभी सफल ही नहीं हो पाऊँगा, हमेशा असफल ही रहूँगा। अधिकतर मैं देखा करती हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ा करती हूँ कि किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, उसके नंबर अच्छे नहीं है, आशा के अनुरूप उसे फल प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। मित्रों आप ये सोचिए, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया और जन्म के साथ ही कितनी उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि मेरा पुत्र या पुत्री आगे चल कर के मेरे लिए क्या करेगा, क्या बनेगा, समाज में हमारे नाम को रोशन करेगा, एक प्रतिष्ठा भरी जिंदगी हमको मिलेगी। कितना संघर्ष करते हैं एक माता पिता अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में, और वही बच्चे जब एक छोटी सी असफलता के बाद आत्महत्या कर लेते हैं तो आप सोचिए उनके दुख का पारावार नहीं था। माँ बाप उनके कैसे जिंदा रहते हैं। तो आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए, उनकी इच्छा का ख्याल रखते हुए, उनके सपनों का ख्याल रखते हुए असफल होने के बाद निराश नहीं होंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। और ऐसा करना भी चाहिए आपको। कितनी भी बार आप असफल, देखिए मोहम्मद गोरी इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल जाकर पढ़ेगा। उसने भारत पर कहा जाता 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार हार गया था, लेकिन उसके बाद फिर भी वो आक्रमण करता लगा। तो एक बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार, लगातार वो आक्रमण करता रहा। क्यों? जब तक वह जीत नहीं गया, जब तक उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा नहीं, खूब लूट कर ले गया, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार असफल होते हैं तो यह बात मैंने रहती है कि आप कितना असफल हो, जितनी बार आप असफल हो रहे हैं समझिए आपके पास कुछ ना कुछ नई जानकारी आपके पास आती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है। और इसके लिए आपको निराश नहीं होना, बल्कि आगे बढ़ते रहना है, परीक्षा की तैयारी करते रहना है। अपने माँ बाप का चेहरा, जब आप उदास हो, हताश हो, एक बार उनके सपनों को याद कर लीजिए, एक बार उनके चेहरे को याद कर लीजिए, एक बार उनके संघर्ष को याद कर लीजिए। उन्होंने कितना संघर्ष करके आपको पढ़ाया, आपके लिए कितने सपनों का बलिदान दिया उन्होंने। तो आप में से अगर कोई भी हताश है, निराश है, तो उसे यह बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि किसी छात्र ने
आत्महत्या कर ली, उसके पिता उससे मिलने गए थे, वापस आया तो रास्ते में उनको खबर नहीं मिली कि वो उसने आत्महत्या कर ली। भाई ये बहुत गलत तरीका है। आपको ऐसा कुछ कोई भी कदम उठाना है जिससे आपके माँ बाप को सिर नीचा करके जीना पड़े समाज में। आप उनके गर्दन को यदि आप उठा नहीं सकते हैं तो कम से कम झुकाइए भी मत, समानता में ही रखिए। आप यदि पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, सफलता तो आपको मिलनी ही है। आज नहीं, 2 4 6 साल बाद मिलेगी, अवश्य मिलेगी यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो। इसी पंक्ति के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास है। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। अब प्रश्न को पढ़िए। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नहीं है पे विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ना आपको। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण देने से प्रभावित होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो मित्रों इसमें 3 ऑप्शन आपको जो ऊपर वाले हैं वो सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो गलत है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित नहीं होता है। इसलिए आपका असत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, बात एकदम बिल्कुल सत्य है। वंशानुक्रम वातावरण से भी प्रभावित होता ही है। आपने पढ़ा है इसे। आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यानपूर्वक से पढ़ें, फिर जवाब दें। इस बात से आप कितना सहमत हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कितना सहमत हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। कब नहीं पढ़ाया जा सकता? यदि उससे रुचि नहीं है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? यदि कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है तो आप उसे नहीं पढ़ा सकते। उसकी रुचि नहीं है तो वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसका क्या कारण हो सकते हैं? पहला आप पढ़ें क्या कारण हो सकता है। यदि उनको पढ़ने में रुचि नहीं है तो पढ़ाया गया विषय उनके समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बच्चे यदि पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं तो कोई शिक्षक उन्हें नहीं पढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है यदि पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाने ही नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, यदि वो पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं तो किसी अन्य कार्य में संलग्न रहेंगे। मित्रों देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड हो या आपको पेडागोजी हो, उसमें क्या होता है, आपको प्रश्नों के उत्तर सारे के सारे सही लगते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सही और सटीक है उसका उत्तर देना रहता है आपको। तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। यदि बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है, यदि बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसको पढ़ाया गया जो विषय है, देखिए वो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह ध्यान ही नहीं देगा क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लास में आप गए हैं, खड़े होकर आप व्याख्यान दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन वो छात्र ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसका पढ़ने में उसकी रुचि है ही नहीं। वो इधर उधर देख रहा है, कुछ हरकतें कर रहा है। कोई देखिए अब पढ़ाया जा रहा है, आप उसे पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और वो अपने ड्राइंग कॉपी में ड्राइंग करने में जुटा हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब वो बच्चा रुचि ही नहीं ले रहा है तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको समझ में कहाँ से आएगा। इसलिए पढ़ने के लिए रुचि का होना तो अत्यंत ही आवश्यक है। रुचि को पैदा किया जाता है, शिक्षक का एक विशेष गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष शिक्षण को रोचक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो कक्षा कक्ष में गतिविधियां की जाती हैं, बताइए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है। क्या अभ्यास योजना यानी जैसे आप पाठ्यक्रम कहते हैं, जो लेसन प्लान आप लोगों ने जब बीएड किया होगा तो देखिए उसमें जब टीचिंग कराई जाती है तो क्या होता है, लेसन प्लान बना के ले जाते थे ना आप लोग। लेसन प्लान के हिसाब से आपको प्रश्न बच्चों से पूछना पड़ता था, फिर वो जवाब देते थे, फिर आप उसका उत्तर देते थे। उत्तर आपको जो टॉपिक पढ़ाना था, जैसे आपको पढ़ाना है भारत देश के बारे में, तो आपको यह भारत उनके मुंह से निकलवाना होता था। अब इसको निकलवाने के लिए आपको क्या क्या प्रश्न बनाने पड़ेंगे, ये सारी तैयारियां पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, मौखिक वाचन होगा, मौन वाचन होगा, क्या ये सारी प्रक्रिया पाठ योजना यानी अभ्यास योजना यानी कि लेसन प्लान कहलाता था। यह प्रभावी होगा। या फिर शिक्षण सामग्री, आजकल देख रहे हैं आप कितने सारे टीचिंग एड्स आ गए, आपके ब्लैक बोर्ड की जगह पे आप डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, और चौक डस्टर ये सारी चीज़ें जो हुआ करती हैं, लाइट है, पंखे हैं, एसी हैं। क्योंकि पहले जो होता था श्यामपट्ट या वाइट बोर्ड जो रहता वो रहता था, और चौक डस्टर ये सारी चीज़ें होती थी। अब डिजिटल ज़माना हो गया तो उसमें सारी जो टीचिंग एड्स हैं वो टीचिंग एड्स बताइए क्या वो रोचक बनाएंगे, या फिर शिक्षक का व्यक्तित्व बनाएगा, शिक्षक पद्धति बनाएगा। मित्रों इसमें जो सबसे सटीक, देखिए सही तो सारे हैं, ये क्यों सही, थोड़ा आंशिक रूप से कक्षा शिक्षण को प्रभावित तो करेंगे, लेकिन सबसे सही जो होगा, सटीक जो होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वह बच्चे को पढ़ने के लिए एकदम आकर्षित करता है। देखिए आपके ज़माने में भी कोई टीचर ऐसे रहे होंगे जो आपको
किसी भी कठिन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा देते होंगे, इतना आसान भाषा में समझा देते होंगे आपको तुरंत समझ में आ जाता है। और कोई कोई शिक्षक ऐसे होते हैं कि आपको चाहे जितना समझाएं लेकिन आपके समझ में सरल से सरल टॉपिक भी नहीं आता था। तो क्या होता था, या उनका पढ़ाने की जो शैली होती थी, उनका एक व्यक्तित्व होता था, टीचिंग मेथड होता था, उससे आपको समझा लेते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दिया गया वो बिल्कुल सही है। आप उसे पढ़ें और आगे बढ़ें। अपना विचार व्यक्त करना आपको, देखिए आपको इन सारे प्रश्नों को एक टीचर की दृष्टि से सोचना है। आप एक टीचर बन रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं ना, तो पात्रता परीक्षा में जा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं। इसलिए आप टीचर के अकॉर्डिंग सारे बिंदुओं को अपने दिमाग में रखिए, फिर प्रश्न को पढ़ करके जवाब दीजिए। अब ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आप पहला प्रश्न पढ़िए फिर ऑप्शन देखिए। आपके विचार से समय समय पर विद्यालय में निरीक्षण होते रहना चाहिए, क्योंकि निरीक्षण के डर से सभी अच्छा कार्य करते हैं। इस अवसर पर शिक्षकों को पढ़ाना नहीं पड़ता, यहाँ पर को लिख दीजिए आप, शिक्षकों को पढ़ाना नहीं पड़ता और विद्यालय की साफ सफाई भी हो जाती है। निरीक्षण के डर से सभी छात्र साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं और अनुशासित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, शिक्षकों को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप करने का अवसर मिलता है। इसमें आपको सबसे सटीक सबसे सही कौन सा है वह जवाब देना है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही है। यानी कि जब इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, निरीक्षण किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं शिक्षकों के, शिक्षा विभाग के, उन सभी से मिलने का शिक्षकों को अवसर मिलता है, उनके व्यक्तित्व से उनको प्रभाव पड़ता है और अपने टीचिंग स्टाइल में किस प्रकार से वो परिवर्तन ला सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा शिक्षकों को पढ़ा सकते, समझा सकते हैं। इन सब सारी विषयों पर परिचर्चा होती है। तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही आंसर है आपके लिए। आप इसे कॉपी में नोट करते चलें या फिर पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। एक शिक्षिका कौन है? एक शिक्षिका बच्चों को रोल नंबर बोलकर हाजिरी लगाती है। संबंध में विचार कीजिए, आपने पढ़ाई की होगी और हमने पढ़ाई की होगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको कई सारी क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा कि रोल नंबर से आपकी अटेंडेंस ली जाती थी। रोल नंबर बोलकर रोल नंबर 1 2 3। अब ऐसे में क्या होगा, आप इसको पढ़ें, आप हमको जवाब दें। इससे क्या होता है, आप अंदाज़ा लगाइए इससे क्या होता है। यह अच्छा तरीका नहीं है, शिक्षिका तथा बच्चों के बीच प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं बन पाता। यह तरीका बहुत अच्छा है, इसमें वक्त कम लगता है। प्राय सभी विद्यालय में ऐसा ही किया जाता है, यही करना चाहिए। यह तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि बच्चे बीच से बात करने लगते हैं। मित्रों इसमें सबसे सही क्या होगा आपका, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर ए। यह अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि शिक्षिका तथा बच्चों के बीच प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं बन पाता। अब देखिए, जो शिक्षक हो या शिक्षिका हो, कोई भी हो, टीचर मतलब हुआ, अब वो बोल रही रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस प्रकार का अटेंडेंस ले रही हैं और लोग अटेंडेंस यस सर यस मैम कहते चले जा रहे हैं, लेकिन अब उनको उनका नाम ही नहीं पता है। जब नाम ही नहीं पता है तो वह उनको कैसे समझ पाएंगे, उनके और उनके बीच, शिक्षक और छात्र के बीच जो एक रिलेशन होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा है। इसलिए यह तरीका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यदि आप टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को नाम से ही उनकी हाजिरी लगाइएगा। नाम बोलने से बच्चों को भी एक आत्मीय लगाव महसूस होता है कि मैडम हमें जानती हैं, सर हमें जानते हैं, ये सर हमें पहचानते हैं, मैं हमें जानती हूँ। तो बच्चों को पढ़ने में जिज्ञासा, थोड़ा सा उत्सुकता होती है ना। आपने भी देखा होगा, यदि कोई टीचर आपको नाम लेकर बुलाता था तो आपको अच्छा लगता था। क्यों? आपको लगता था कि टीचर हमको ज़्यादा मानते हैं। तो इस प्रकार से संबंध बनाने के लिए आपको रोल नंबर से हाजिरी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बच्चों का नाम लेकर के अटेंडेंस लेनी चाहिए। आगे बढ़िए और बताइए, मुख्य रूप से, फिर डॉट डॉट दिया गया, उसमें आपको कुछ फिल करना है। अवधारणाओं के एक भाग का विकास क्या होगा? भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक या फिर सामाजिक विकास। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आप जवाब दें। इसमें सही क्या भर देंगे आप? मुख्य रूप से बौद्धिक विकास अवधारणाओं के विकास का एक भाग है, अवधारणाओं का एक भाग है। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन और प्रश्न दोनों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। बाल विकास को, ये आपका बाल विकास को अध्ययन के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव क्षमताओं में परिवर्तन की जांच करता है, जीवन भर व्यवहार की व्याख्या करना चाहता है, बच्चों से वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों की तुलना करता है, बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और अन्य क्षमताओं के क्रमिक विकास के लिए ध्यान देता है। तो इसमें जो है आपका सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाल विकास की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? बाल विकास की। तो बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और अन्य क्षमताओं के क्रमिक विकास के लिए ध्यान रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न और है आपके लिए, बहुत मजेदार प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह किसका लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिस्कैलकुलिया का,
डिस्प्रैक्सिया का या फिर डिसलेक्सिया का। देखिए, डिसग्राफिया आप किसे कहते हैं? लेखन संबंधी, यानी किसी छात्र को लेखन संबंधी समस्या आ रही है। वह देखिए, कोई कोई छात्र होंगे वो रा को अलग तरीके से, उनको आप था बोलेंगे तो या लिख देंगे, या बोलेंगे था लिख देंगे, क्योंकि उनको लेखन संबंधित समस्या आती है तो आप कहेंगे डिसग्राफिया। लेकिन डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणितीय समस्या। जो आप गणित में जो समस्याएं आती हैं, कैलकुलेशन में जो समस्या आती हैं, उन्हें आप कहेंगे गणितीय समस्या। तो उसमें जो जिसको छात्र को प्रॉब्लम होगी उससे आप कहेंगे डिसकैलकुलिया। और डिस्क्रैप्सिया जो होती है वो अपने मंतव्य संबंधी जो असमर्थता महसूस करते हैं उसके लिए होता है। और डिसलेक्सिया जो होता है वह भाषा को पढ़ने और समझने में जो कठिनाई प्रदर्शित करते हैं उनका लक्षण, उन्हें एक शब्द में कहा जाता है कि सर डिसलेक्सिया है, यानी ये भाषा को पढ़ने और समझने का में जो है कठिनाई महसूस कर रहा है। तो डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया ये तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे गए, आप उसे याद रखें। एक औसत वृद्धि वाला बच्चा, देखिए हमने इसको जवाब दे दिया, ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान रखें इसको। आगे बढ़े, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? यानी जो आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के समाज में मुद्दे हैं, आप ले लीजिए मणिपुर का मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर इतनी हिंसा क्यों हो रही है, लोग इतने आंदोलन क्यों कर रहे हैं, अभी नू हिंसा हरियाणा में जो मतलब कोई प्रकार की घटना, आपके दहेज की समस्या होगी, बेरोजगारी पर समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण पर समस्या है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया उसके बारे में जो भी मतलब है, आप व्यक्तिगत उनकी व्यक्तिगत क्या राय है उनको जानने के लिए जो प्रोत्साहित करने वाला प्रश्न पूछे वह किसको बढ़ावा देते हैं? आप प्रश्न को पढ़ करके आंसर पढ़ें फिर जवाब दें। क्या विश्लेषणात्मक ये और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, जानकारी का पुनः स्मरण करने को बढ़ावा देते हैं, अभिसारी चिंतन बढ़ावा देते हैं, बच्चों का मानकीकृत आकलन करते हैं। तो मित्रों यह ऑप्शन नंबर ए को सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से जब वो खुद से किसी टॉपिक पर बोलना चाहते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, तो वह उसका एक विश्लेषण करते हैं कि यह क्या सही है क्या गलत है, उसके आलोचनात्मक दृष्टि से उसको चिंतन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आप इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। बहुशिक्षण क्या है? बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंबर 1 सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक अधिगम से, विभेदिक अनुदेशन से या फिर पारस्परिक शिक्षण से। मित्रों आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए छात्रों से अटैचमेंट किस प्रकार से बनाना इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विभेदिक अनुदेशन के माध्यम से इस प्रकार आप पता लगा सकते जो होती हैं इसमें बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीक, परिवर्तित जटिलता सामग्री का स्वरूप इसमें से संबंधित होता है, विभेदिक अनुदेशन से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता क्या है आप बताएं इसको। प्री गैंग उम्र है, अनुकरणीय आयु है, प्रश्न आयु है, फिर खेलने की उम्र है। तो मित्रों यह खेलने की उम्र नहीं होगी, मतलब खेलने की उम्र एकदम 2 साल का बच्चा, 2 साल बच्चा खिलौने से मतलब नहीं रहता, बल्कि वह सिर्फ खेलना चाहता है, उससे आप देखिए कोई भी वस्तु दे देंगे आप खेलता रहेगा। लेकिन जो प्री गैंग उम्र होती है यह होती है आपके 6 से लेकर के 11 साल तक की, और इसमें बच्चे को खिलौने के बारे में पता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है उसके बारे में पता होता है। तो यह प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है? प्री गैंग उम्र होती, प्री गैंग एज होती है। शैशवावस्था के अंत में बच्चे किस भौतिक इकाई के रूपांतरण को समझते हैं? देखिए भौतिक इकाई की बात की जा रही है आपसे, द्रव्यमान और संख्या यानी किसको वो समझ लेते हैं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल किसको समझ पाते हैं? तो बच्चे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल इन सभी को समझ पाते हैं शैशवावस्था के अंत तक। शैशवावस्था की आयु कब से कब तक होती है आप इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य छापें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध कहती हूँ कि आप जरूर आप कितना जानते हैं, ताकि हमें भी आपके जो लेवल है वो भी पता चले कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप सही करें। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किस पर केंद्रित होता है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। विशिष्टता श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत व निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर,
निरीक्षक अभिभावकों को शैक्षिक आवश्यकताओं पर किस पर होता है भाई? समावेशी जो शिक्षा होती है आपकी, वो किस पर केंद्रित होती है? उसमें क्या करते हैं आपके जो संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। जो बच्चे अक्षम है, सक्षम नहीं है, अब समावेशी शिक्षा जो लाई गई है, सबको साथ लेकर के चलना, सबको साथ में पढ़ाना। कोई कम आयु के लेवल का बच्चा है, कोई ज़्यादा आयु के लेवल का बच्चा है, उन सभी को आप एक क्लास में बैठाएंगे और उनके साथ आप समायोजन करके के शिक्षा उनको प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसे आपने पढ़ा होगा जब आप अपने प्रशिक्षण ले रहे थे उस टाइम पे। तो आप बताएं कि शिक्षा त्रिकोणीय प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन से वो कोण हैं? क्या शिक्षार्थी, विद्यालय और ज्ञान का अर्जन आता है? विद्यालय, शिक्षार्थी और शिक्षक आते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और ज्ञान आता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? मित्रों, जो आपको ये विद्यालय, शिक्षार्थी और शिक्षक, यह जो है वो तीनों कोण है शिक्षा की प्रक्रिया के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी करंट अफेयर्स पर, जनरल अवेयरनेस, स्ट्रैटेजी के, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का आपके EMRS में। उसके अलावा आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज देख ही रहे हैं। हिंदी जनरल पेपर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जनरल नॉलेज से जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको, वो सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर पढ़ें, उसका अध्ययन करते रहें हमारे साथ। परीक्षा आपकी जब होगी तब तक आप एकदम परीक्षा की तैयारी को अपने सुदृढ़ बनाते रहें। यदि उसके अलावा आप ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा से संबंधित और जानकारी लेना चाहते हैं, यूपी टेट, सी टेट और रेलवे की परीक्षाएं जो भी है, उन सब की जो अध्ययन सामग्री है, तो वह भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप उसे ज़रूर पढ़ते रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हिंदी की तैयारी तो मैं आपको करवा ही रही हूँ। प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट आ रहा है, जनरल पेपर की भी क्लासेस आ रही है, और जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी क्लासेस भी आ रही है। तो आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और आशा करते हो कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया होगा। इन सभी के अलावा ये इतनी सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए, आपको आप पढ़ने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, आप अवश्य पढ़ें। और पढ़ते पढ़ते आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्य देर से बचपन के लिए उपयुक्त नहीं है? विकास का ऐसा कौन सा कार्य है जो देर से बचपन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल, एक मर्दाना स्त्री भूमिका प्राप्त करता है, स्वतंत्रता, उम्र के साथी के साथ मिलना सीखना, ये सही हो जाएगा। आपका तीसरा भी सही है, और चौथा सही है, पहला सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह गलत है। एक मर्दाना स्त्री की भूमिका प्राप्त करना यह कोई कारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है। आपके विद्यालय में एक नया छात्र भर्ती हुआ। कैसा छात्र? नया छात्र भर्ती हुआ। वह एक पिछड़े परिवार, यानी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आप इसे रखेंगे। किस क्षेत्र में पिछड़ा, किस में? सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में परिवार वातावरण संबंध रखता है। अतः आप उसके साथ ऐसा क्या करें, क्या आपका व्यवहार होना चाहिए, इससे पूछा गया आपसे। उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जहाँ पहले से ही सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उसी प्रकार के बच्चे हैं, या फिर उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे परंतु विशेष शिक्षण व्यवस्था उसकी विशेष शैक्षणिक जरूरतों के लिए। उसे या कह देंगे कि व्यवसाय शिक्षा संबंधी कुछ सलाह दे देंगे और कहेंगे आप दूसरी संस्था में जाइए। तो मित्रों, ये सारे गलत हो जाएंगे। आप दूसरी संस्था में जाने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि उसे अलग वातावरण में भी नहीं रखेंगे, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे परंतु उसके विशेष शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। उसकी विशेष शैक्षिक जरूरतों के लिए आप उसे मतलब स्पेशल गाइडेंस में आप शिक्षा देंगे, उसे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वहाँ से थोड़ा सा वो पिछड़ा हुआ है। तो उसके आप स्तर को सुधारने के लिए थोड़ा स्पेशल ध्यान देंगे, उस पर स्पेशल फोकस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, क्या है? मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या हो सकता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिकता, परिवेश और शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो सहभागिता होती है वही मानव व्यक्तित्व का परिणाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि क्या क्या हो सके, आप पढ़ें इसको, ऑप्शन को, फिर जवाब दें। सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके।
विद्यालय अपने क्षेत्रों में अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन कर रहे हेतु प्रेरित हो सके। विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। इन चारों में से आपको सबसे सटीक कौन सा लग रहा है? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके, इसलिए विद्यालय आधारित आकलन जो है वो प्रारंभ किया गया था। अब कथन पर विचार करना है आपको, ज़्यादा ध्यान से पढ़िए इसको आप। बाल विकास गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है। क्या यह बाल विकास के बारे में सच है? हाँ, नहीं या कुछ नहीं कह सकते, फिर निश्चित नहीं है। मित्रों, यह बात बिल्कुल सही है कि जो बाल विकास होता है, गर्भधारण, बच्चा जब गर्भ में आता है तब से लेकर के किशोरावस्था तक उसके अंतर जो है वो शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। पहले बच्चा छोटा सा रहता है, क्यूट सा रहता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, फिर वयस्कावस्था में जाता है। यानी यह बात जो है वह बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करें। निम्न में से किसे गिरोह का युग कहा जाता है? गिरोह का युग यानी ग्रुप का युग, जो बचपन को बाद का बचपन किशोरावस्था है, फिर यह निश्चित नहीं है कि आप क्या कहें क्या नहीं कहें, आप कंफ्यूजन में है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जो बाद का बचपन होता है उसे गिरोह का युग कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है। बच्चे अपने ही ग्रुप के बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ खेलना बोलना सब कुछ पसंद करते हैं और परम मित्रता होती है उनके बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी परीक्षा में बहुत कम अंक हासिल करता है। देखिए, अब आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वह भी चेक किया जाएगा। आप कैसा जज करते हैं, बच्चे के साथ बिहेव करते हैं कैसे, किस प्रकार से। एक विद्यार्थी परीक्षा में बहुत कम अंक हासिल करता है। यदि शिक्षक पूरी कक्षा के सामने उसका अंक बताता है तो इस बात की संभावना है कि, देखिए, आपको सिर्फ सकारात्मक ही सोचना है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप एक टीचर बन रहे हैं। तो टीचर का काम क्या होता है? भटके हुए को सही रास्ते पर लाना, यानी शिक्षक जो होता है वो सही राह प्रदर्शित करता है। उस हिसाब से आप विचार कीजिए। सभी बच्चों के बीच यह अपनी बेइज्जती महसूस करेगा और अपना साहस खो देगा। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। छात्र के माता पिता बेइज्जत महसूस करें तथा इस संबंध में शिक्षक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराएंगे। वह छात्र बेइज्जती को चुनौती के रूप में ले और पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे पढ़ना प्रारंभ कर दिए। यह बात जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपसे यह कहा जा रहा है कि आप एक टीचर हैं और उसके रूप में आप क्या संभावना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, ऐसा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। जैसे आप उसको बता दें तुम्हारे नंबर तो बहुत कम आए हैं, तो उससे क्या करें, वो छात्र को थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा, थोड़ा मोटिवेट आप कर देंगे उसको। देखिए, इतने बच्चे हैं उसमें तुम्हारा नंबर कम आया है, तो वो बच्चा अगर सिर्फ मोटिवेट होता है, उस बात को सकारात्मक दृष्टि लेता है, उस चुनौती के रूप में लेता है और पूरे जोश और उत्साह के साथ पढ़ाई करना प्रारंभ कर देता है, तो समझिए शिक्षक के लिए बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। लेकिन कभी कभी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ छात्रों का आपने सुना होगा कि कम नंबरों को बता दिए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको गुरु जो है वो आपको ज्ञान को, देखिए, गुरु को ज्ञान को बढ़ा रहा है। गुरु आपको ईश्वर से बढ़कर बताया गया है, तो आप गुरु की महिमा को समझते हुए उसके कथनानुसार ही बच्चों को पालन करना चाहिए, आचरण व्यवहार करना चाहिए। अब प्रगतिवादी शिक्षा को भी आप पढ़ लीजिए। क्या है ये? अनुबंधन और पुनर्वर्ण के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र साधन होते हैं। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। इस मत पर विश्वास करते हैं कि वर्तमान समय में बच्चों को दंड का प्रयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। भाई, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि नई शिक्षा नीति हो चाहे पुरानी जो लाई गई है 1986 द्वारा, उसमें भी बच्चों को दंड देना बिल्कुल ही वर्जित है। जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो प्रैक्टिस के दौरान यह भी कहा गया था, जो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर से बोर्ड पे दिखाकर पढ़ाया जाता था, तो उस पॉइंटर को दिखाकर भी बच्चे के समक्ष प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि बच्चे उससे भयभीत हो जाएगा और हो सकता है भयभीत होने के कारण प्रश्न का उत्तर गलत दे दे। इसलिए इस मत का तो आप खंडन कर ही देंगे बिल्कुल। अब सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देते। जो प्रगतिवादी शिक्षा होती है वह समस्या का समाधान और उसमें सही क्या है गलत क्या है चिंतन करने पर अधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्लास आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, स्मार्ट क्लासेस 77 पर। हिंदी में आपको पढ़ा रही हूँ, आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, और यह हमारा प्यारा सा चैनल, इससे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप सहयोग करिए, इस क्लास को पढ़िए, अच्छी तरीके से देखिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया तो लाइक करिए। आपको जो भी क्वेरीज हैं, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए।
हम आपसे मिलते हैं बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।